क्लास 10th। कल हमने फेडरलिज्म पढ़ा था। पिछली वाली वीडियो में हमने फेडरलिज्म पढ़ा था कि क्या होता है फेडरलिज्म, उसके टाइप्स पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे। अब हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया को क्या ऐसी चीज़ है जो फेडरल बनाती है इंडिया को। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ओके, सो वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस टू मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। किस तरीके से श्रीलंका और बेल्जियम को, दो कंट्री हैं श्रीलंका और बेल्जियम, जिसका हमने पहले वाले चैप्टर में एग्जांपल पढ़ा था, उन दोनों कंट्रीज़ को किस तरीके से जो प्रॉब्लम थी उनकी डाइवर्सिटीज़ के अंदर, उनकी लैंग्वेज, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर के बीच में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया with so many languages with so many languages with so many languages, religions and regions। अब क्या कहना है आपका इंडिया के बारे में, जिसके पास बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे इलाके हैं। वे व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स टू इन आवर कंट्री। क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है हमारी कंट्री के अंदर। Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states. क्लास, चलिए वहाँ से शुरू करते हैं हम, शुरुआत से। जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया था इंडिया को ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने इंडिया को दो पार्ट में बांट दिया था, सब लोग जानते हैं। ठीक है, फिर जो इंडिया था वो बहुत सारी छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने कहा, डिक्लेयर करा था, घोषणा की थी कि संविधान के अंदर ये घोषणा करी गई थी कि जो इंडिया है वो यूनियन है संघ का, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सभी स्टेट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे राज्य होंगे। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशंस, द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। हाँ, ये है कि जो वर्ड फेडरेशन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इंडिया का जो ये यूनियन है ये बेस्ड है फेडरेशन के प्रिंसिपल्स पर, ओके, कानून पर, सभी सिद्धांत पर। लेट अस गो बैक ऑन द सेवन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबाउट। चलिए पीछे चलते हैं, जो ऊपर हमने फीचर्स पढ़े। वी कैन सी दैट ऑल द फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविंसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी फीचर्स जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे। ठीक है, प्रोविजंस थे, प्रावधान थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कि संविधान ने हम लोगों को टू टायर सिस्टम दे रखा है। सो टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, representing the Union of India and the state government. Later, a third tier of federation was added in the form of panchayat and municipalities. फिर पहले हमने पढ़ा कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों डिक्लेयर कर रखा है कि दोनों तरह की इंडिया के अंदर गवर्नमेंट होगी। तीसरी गवर्नमेंट बाद में आई, जिसको हम बोलते हैं म्यूनसिपल गवर्नमेंट और पंचायती गवर्नमेंट। ठीक है, ये म्यूनसिपलिटी और पंचायती राज गवर्नमेंट। ठीक है, एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। और हर एक का अपना अपना, जैसा कि ज्यूरिडिक्शन के बारे में पहले बता चुका हूँ कि क्या मतलब होता है ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि अपने अपने इनके नियम कायदे हैं, ये लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स पर ही रहते हैं और अपने ही सब्जेक्ट्स पर कानून बनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तीनों पावर्स का, तीनों टायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का रखा है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, दस इट कंटेन्स थ्री लिस्ट।
ये 3 लिस्ट कंटेन करता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ, ये जरूरी है यूनियन लिस्ट, ये तीनों लिस्ट पढ़नी जरूरी है। ओके, ये तीनों लिस्ट पढ़नी जरूरी है आप लोगों को। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो उसमें लिख लीजिएगा ये तीनों लिस्ट, और मुझे फेयर में भी तीनों लिस्ट लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको लिख के रखिए, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में काम आता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या है, ये यूनियन लिस्ट वो यूनियन लिस्ट होती है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये देख लेते हैं इसके अंदर जल्दी से। फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सब पर, करेंसी में आपने अभी भी देखा होगा 2016 में मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, मोदी जी आए थे 8 बजे टीवी पर और उन्होंने करेंसी बंद कर दी थी, ठीक है, 1500 के नोट बंद कर दिए थे। तो वो कानून वही बना सकते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार ही बना सकती है, प्रधानमंत्री वाली सरकार ही बना सकती है, ठीक है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट और कौन कौन से केंद्र सरकार के पास कानून होते हैं, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स सारे विदेश के मामले कौन देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी, ठीक है। बैंकिंग के मामले का केंद्र सरकार देखेगी, कम्युनिकेशन के मामले केंद्र सरकार देखेगी, ठीक है, ये सब मामले केंद्र सरकार देखेगी। स्टेट लिस्ट ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट बनाए, राज्य सरकार बनाए, याद रहे राज्य सरकार के नीचे अंडर आते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, सारे नगर निगम राज्य सरकार के अंडर आते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर भी कानून सरकार, केंद्र सरकार ही बनाती है। कोई ये ना, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को कि जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार है वो अलग से कानून बना के देगी नगर निगम को, नहीं, नगर निगम के लिए कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे कानून को फॉलो करवाना। कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं सब्जेक्ट, पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कृषि, ठीक है, ये कृषि, एग्रीकल्चर कृषि बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई वगैरह, ये सब ट्रेड, व्यापार, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। इन सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट देख लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट और एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से, दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। कौन से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आते हैं? हमारी एजुकेशन, जिसे हम प्रोवाइड करा रहे हैं, एजुकेशन, ठीक है, फॉरेस्ट, जंगल, ट्रेड यूनियंस के ऊपर कानून दोनों बना सकती हैं। मैरिजेस के ऊपर भी दोनों कानून बना सकती हैं। अडप्शन और सक्सेशन के ऊपर भी कानून बना सकती हैं, ठीक है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द सक्सेशन और अडप्शन का मतलब समझते ही होंगे आप, मैरिज का मतलब सबको पता ही होगा। अडप्शन का मतलब होता है किसी को गोद लेना, सक्सेशन का मतलब होता है जैसे कि किसी को अधिकार देना, ठीक है। ये सब के ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर कानून बना सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। और अगर दोनों ही, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों ही सरकार अलग अलग लॉ बना रही हो एक ही विषय पर, ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाए तो केंद्र सरकार का लॉ माना जाएगा, ठीक है। पूरे देश में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, संविधान के अंदर लिखा है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब आप उनके बारे में कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद सब्जेक्ट आए हैं, ठीक है, वो काय में लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बनाने बाद आया, ठीक है। तो उनके लिए रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट याद रखिएगा इस चीज़ को, रेजिडुअरी सब्जेक्ट बनाए हैं उनके लिए जो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट द रेजिडुअरी सब्जेक्ट। और यूनियन गवर्नमेंट के पास है रेजिडुअरी सब्जेक्ट
की पावर, रेजिडरी सब्जेक्ट रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर. We noted above that most federations that are informed by holding together do not give equal power to the constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. हमारे इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स के पास एक सी पावर नहीं है, ठीक है. लेकिन अब धीरे धीरे भारत एक सा हो रहा है, ठीक है. फिर भी जम्मू कश्मीर में आज ये जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है सारा, ठीक है, जो 370 ख़त्म कर दिया गया है. तो इसके पढ़ने का भी मतलब नहीं उठता है, ठीक है. पहले ये होता था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता था. वहाँ की विधानसभा ही अलग दिखती थी, वहाँ का झंडा भी अलग होता था, सब कुछ रूल रेगुलेशन कानून सब कुछ अलग होता था. लेकिन वो ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है. इन सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच स्टेट्स विद वेरी लिटिल पावर, और कुछ के पास बहुत कम पावर है, ठीक है, और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है. चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी. दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर्स ऑफ अ स्टेट. इनके पास राज्य की ताकतें नहीं हैं, ठीक है, ये केंद्र सरकार के अधीन चलती हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर टू रनिंग दीज एरियाज. तो गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है. संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दे रखी है इन राज्यों को इन एरियाज को चलाने के लिए, ठीक है. इसलिए इनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change the arrangements. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. There it has been ratified by the legislature of at least half of the total states. ये कह रहा है कि ये दोनों के पावर का जो शेयरिंग है, ये जो शेयरिंग है पावर दोनों राज्य, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, ये इस तरीके से एक चेंज करना नामुमकिन है, ठीक है. क्या होता है, सबसे पहले कोई भी कानून बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी पूरे देश के अंदर प्रिवेल करने के लिए कानून, ठीक है, पहले पार्लियामेंट के अंदर 1/3 के पार्लियामेंट संसद के अंदर 1/3 कम्युनिटीज़ को, 1/3 लोगों को, लोकसभा के लोगों को पहले बिल लाना पड़ता है. वो बिल पास होता है दोनों ही हाउसेस, राज्यसभा कॉमन हाउस, पहले वो राज्यसभा या फिर लोकसभा के अंदर पास होता है. दोनों ही हाउसेस के अंदर पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. फिर वो सभी राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाता है, और उनमें से भी 1/3 स्टेट्स जो ज़रूरी है जिनकी अनुमति किसी भी कानून को बनाने के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण कानून को बनाने के लिए. द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure in case of any dispute about the division of power. The high courts and the supreme courts make a decision. अब रही कोर्ट की बात कि इन दोनों के बीच में कोर्ट का क्या मतलब है. कोर्ट का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं. द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज resources by levying tax in order to carry on the government and the responsibility assigned of each to them. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अलग, दोनों के राजस्व स्रोत हैं, ठीक है, रेवेन्यू स्रोत हैं, रेवेन्यू सोर्सेज हैं, ठीक है. दोनों ही गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है. वो हम और बाकी हम बाद में पढ़ते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे.